वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक दरअसल आपके सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उससे काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो चलिए, आज मेरा बोर्ड खाली है क्योंकि मैं आज आपको करके दिखाऊंगा और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। मुझे ऐसा लगा कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए तो ज़्यादा इम्पैक्टेबल रहेगा। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू एडेड और इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। बहुत जगह पर, बहुत क्या, 90% बुक्स में यही लिखा जाता है, इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? उसके बाद लिख दिया जाता है इट इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ सी एस एंड, यानी कि कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ये वाली लाइन जो यहां पर लिखी है ना, इट इज एस्टिमेटेड एज अ सम टोटल ऑफ सी एंड एस, लेकिन बीच की कुछ लाइनें ये लोग मिस कर देते हैं, जो कि है वैल्यू एडेड और इनकम जनरेटेड। एक्चुअली जो था क्या, इन्होंने, यानी कि जो केन्स थे, इन्होंने कहा कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम ये तीनों ही इक्वल होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर में। कैसे? इन्होंने कहा जितना एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप x नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो वो x नंबर ऑफ आउटपुट बनाकर देगा, और जब x नंबर ऑफ आउटपुट बनाकर देगा तो आपको x नंबर ऑफ इनकम भी मिलेगी। तो केन्स के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू इनकम था। ये तीनों चीजें उन्होंने इक्वल मानी थी। तो आप अगर इस डेफिनेशन को देखते हैं तो तीनों चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। रिफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट था। वैल्यू एडेड, यानी कि आउटपुट हुआ है। इनकम जनरेटेड, यानी कि इनकम एज वेल अपने आप में मेंशन है वो, ठीक है ना। और ये एस्टिमेट किया जाता है सी और एस से। तो बहुत सारे बुक में सी और एस का तुरंत एक शेड्यूल बना दिया जाता है और आपको समझाया जाने लगता है। अभी मैं आपको सी और एस का कोई भी ट्रीटमेंट इसमें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बाद इंसान के कोई क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, या क्वेश्चन जनरेट करने की जो पावर होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम पहले समझते हैं एएस का अप्रोच है क्या। जो एग्रीगेट सप्लाई है बेसिकली वो दो चीजों पर बेस्ड होती थी। पहली होती थी विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट, दूसरा था विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम। चलिए इसको लिख के समझते हैं। पहले जो एएस का अप्रोच दिया गया, एएस अप्रोच was based on नंबर वन, पहला था एम्प्लॉयमेंट लेवल पर था, और दूसरा किस पे था, जनरल प्राइस लेवल पे था। क्लियर? तो जो आपके कोर्स में है वो ये है, जो नहीं है वो ये है। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमें हर चीज पढ़नी, हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो हमें चैप्टर में पढ़ना है, तो वो तो हम पढ़ेंगे। जनरल प्राइस लेवल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स थे। पहला था क्लासिकल अप्रोच और दूसरा था किसका, देखिए किसकी बात चल रही है यहां पर, अरे मैंने नाम मिटा दिया, कोई बात नहीं, केन्जियन अप्रोच था। इस नाम को याद कर लीजिएगा। मेरे दो ही अंकल हैं, एक केन्स अंकल, एक मार्शल अंकल। बहुत सारे, वैसे तो चाचा मामा बहुत सारे, लेकिन अंकल के नाम पे मेरे दो ही अंकल हैं, इकोनॉमिक्स वाले अंकल, यानी कि एक केन्स अंकल और एक मार्शल अंकल। तो इन्हीं दोनों की थ्योरी पे पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है आजकल हाल फिलहाल। तो क्लासिकल थ्योरी का कहना था कि जो एएस है, जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये मार्केट की वो स्टेज है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऑल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। तो इनका जो डायग्राम बनता था एएस का, वो कुछ इस तरीके से बनता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहां पर, ठीक है ना, जो आपका
कह सकते हैं कि जो भी सप्लाई है एएस वो यहाँ पर बनाई जाती है, एएस कर्व जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये एएस का क्लासिकल अप्रोच है जिसमें कहा जाता था कि ये वो कंडीशन है या एएस मार्केट की उस कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ये था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अब बात को समझिएगा, लेट्स से एक इकोनॉमी में 10 लाख लोग थे, कितने लोग थे 10 लाख, यानी कि 10 के 10 लाख को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो होगा क्या, अगर ये कोई प्राइस लेवल था तो या तो प्राइस अब नीचे जाएगा P1 या तो प्राइस ऊपर जाएगा P2, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो रेंज है वो ये फिक्स हो चुकी है, इसके बाद कोई अप एंड डाउन नहीं होना है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। केन्स अंकल ने इसका विरोध किया, बोले नहीं ये नहीं है। तो बोले फिर क्या होना चाहिए था, उन्होंने कहा कि मार्केट में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। बोले कैसे, तो उन्होंने अपनी थ्योरम से प्रूव करके दिखाया। अब जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं उससे आपको लगेगा कि केन्स ने बिल्कुल सही कहा था। मंदी के दौर में क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है, कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड ज्यादा है, अब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यही तो हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक, अब इनका क्या मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ये क्या कहता था, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ये कहते थे नो देयर इजंट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बोले फिर क्या होता है, इन्होंने कहा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एक हद तक ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, उसके बाद होता क्या है, अब मान लीजिए ये सिचुएशन थी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है, देखिए। लेकिन एक स्टेज आने के बाद सारे के सारे वर्कर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ये लाइन सीधी चली जाती है। तो इन्होंने कहा ये जो पॉइंट है ये आता है अल्टीमेट फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये अचीव जल्दी कोई इकोनॉमी कर नहीं पाती। इन्होंने रियलिस्टिक बात कही थी। क्या आपको लगता है इंडिया या जो अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी है वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, वर्ल्ड की कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। लोग दावा जरूर कर सकते हैं क्योंकि एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप छिपा ले जाते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हैं फुल, लेकिन रियलिटी में फुल एम्प्लॉयमेंट देना किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं है। क्लियर? एक घर में सारे लोग फुल एम्प्लॉयड नहीं हो पाते आजकल, इधर उधर ढूंढना पड़ता सबको, ठीक। तो ये कहानी दिख रही है आपको। तो इन्होंने कहा इसके बाद ये जो पॉइंट आया ओ, इन्होंने कहा इसके ओ नहीं, ओ तो यहां होता है, ये जीरो होता है, इसको हम कुछ और नाम दे देते, लेट्स से एम नाम दे दिया। एम के बाद क्या होगा, अब सप्लाई क्या है, फिक्स हो जाएगी, यहां के बाद प्राइस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि ये मार्केट सिचुएशन तो आप अचीव कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बेटर क्या है कि जैसे जैसे आपकी कीमतें बढ़े आप वैसे वैसे क्या करें, प्रोडक्शन भी बढ़ाते रहे, तो मार्केट में क्या होगा, ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होगी क्योंकि सप्लाई भी आप उसी हिसाब से बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो होगा क्या, आपका जो डिमांड है वो काउंटर हो जाएगा आपकी सप्लाई से। क्लियर? तो ये था केन्स का अप्रोच जनरल प्राइस लेवल के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब एम्प्लॉयमेंट, अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं जो हमें पढ़ना है। ये दो डायग्राम मैंने बनाया, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो अब हम आते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पे, इसको रफ करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पर। होता क्या है कि अगर आपने इस डेफिनेशन को ध्यान से देखा हो, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू एडेड और इनकम जनरेटेड। इसको हम समझते हैं क्या ये चीज। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है, केन्स ने कहा कि एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उनके लिए जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनको आपने पेमेंट किया होगा, चाहे वो लैंड रहा हो, चाहे लेबर रहा हो, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल था आपने उसके ऊपर रिटर्न दिया होगा, मतलब सबको कहीं ना कहीं से आपने पेमेंट की है, किसी ना किसी मोड में, किसी ना किसी वे में आपने पेमेंट की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, ठीक है। और जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को हम जोड़ लेते हैं तो क्या कहलाता है, नेशनल इनकम हो जाता है। क्लियर? तो एएस जो है बेसिकली
जब हम एम्प्लॉयमेंट वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने कहा इट इज फैक्टर पेमेंट टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट के केस में कहा गया कि ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट है उसके रेफरेंस में दिया जाता है, और जैसे जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 लेबर काम कर रहे हैं और वो 200 यूनिट बना रहे हैं, तो जब 20 लेबर काम करेंगे तो 400 यूनिट बनाएंगे। यानी कि आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है एएस का। क्लियर? तो एएस का डायग्राम 45 डिग्री से निकलता हुआ इस तरीके से जाता है। तो यहां पर आता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, यहां आता है आपका एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट की बात कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आउटपुट, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? इस तरीके से पॉजिटिव रिलेशन है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव रिलेशन कहा जाता है। ठीक है? इसके दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? सी और एस। सी प्लस एस इसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार अभी तक एस पढ़ा रहा है, सी और एस नहीं पढ़ाया अभी हमने। सी और एस मैं पढ़ाऊंगा आपको 1 by 1, क्योंकि सी जो है, जो कंजम्पशन है, ये बड़ा झोलदार है। इसको पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होंगी। तो आज के सेशन में बस आप इतना समझ लीजिए कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो एक साल के अंदर जो टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका समेशन है। पहली चीज ध्यान से समझिएगा। और अगर मैं दूसरी लाइन को रिपीट करूं, जो लिखा हुआ है, एक साल में पूरे देश के लोगों द्वारा कमाया गया पैसा एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक? अब इस एग्जांपल को समझिएगा, वो सी और एस समझ में आ जाएगा है क्या चक्कर इसका। तो मैं कह रहा हूं कि एक साल के अंदर देश के सभी लोगों ने 100 करोड़ रुपए कमाए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 100 करोड़ में से उन्होंने 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कंजम्पशन कर लिया, तो बचा कितना? 60 करोड़। क्या फॉर्मूला होता है? यही तो था ना कि इनकम में से अगर आप कंजम्पशन हटा देते हैं तो सेविंग बचता है, जब आपने एक्स पोस्ट सेविंग पढ़ा था तो। क्लियर है? तो अगर एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम है, यानी कि क्या है, एस अगर आपका इनकम यानी कि वाई है, तो वाई का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर इन्होंने 40 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए तो 60 करोड़ रुपए इनके पास बचे, टोटल इसका कितना हुआ? 100 करोड़। यही तो आपका एस है। क्लियर? समझा दिया ना सी और एस? लेकिन अभी मैंने समझाया नहीं, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई में हम लेते हैं अपने टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स को, या हम बात करते हैं एक साल के अंदर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कितनी इनकम जनरेट की है। क्लियर? इसके शेड्यूल के बारे में और एडी के शेड्यूल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कंजम्पशन की। तो कीप वॉचिंग नॉलेज हैंगआउट, स्टे विद अस एंड हैव अ नाइस डे।